लालची मित्र। एक प्रेमपुर नामक गांव में टीटू और बंटी नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही गांव में छोटा मोटा मजदूरी का काम करते थे, परंतु टीटू बहुत ही लालची स्वभाव का था और बंटी बहुत ही ईमानदार और दयालु था। एक दिन की बात है, टीटू और बंटी मजदूरी का काम न मिलने के कारण यूं ही पेड़ की छाया में बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसी बीच बंटी ने टीटू से कहा, टीटू, आखिर हम कब तक ऐसे मजदूरी का काम करते रहेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो बंटी? क्यों ना हम अपना खुद का व्यापार शुरू करें? तुम्हारा सुझाव अच्छा तो है, परंतु हम व्यापार करेंगे किस चीज का? क्यों ना हम एक चिकन शॉप खोलें जिसमें हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे। वैसे भी मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाना जानता हूँ। टीटू को बंटी का सुझाव पसंद आया और वो उसकी बात से सहमत हो गया। अगले ही दिन दोनों ने गांव में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए और उन पैसों से गांव में एक दुकान किराए पर ली और अन्य व्यापार का सामान खरीदा। इस प्रकार दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया। टीटू मुर्गे काटता था और उसका मांस बंटी को सप्लाई करता था और बंटी उस मांस से चिकन बिरयानी बनाता था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत बढ़ने लगा। गांव के लगभग सभी लोग उनकी चिकन बिरयानी खूब पसंद करते थे। दोनों अच्छा मुनाफा कमाने लगे थे। उन्होंने सेठ से लिए उधार के पैसे भी चुका दिए थे। दोनों ही दोस्त व्यापार की तरक्की से बहुत खुश थे, परंतु टीटू लालची स्वभाव का था। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में वो कमजोर, बूढ़े और बीमार मुर्गे खरीदकर उनका मांस बिरयानी बनाने के लिए बंटी को सप्लाई करने लगा था और बंटी को टीटू की इस हरकत की खबर नहीं थी। टीटू की इस हरकत से धीरे धीरे गांव में लोग बीमार होने लगे थे। धीरे धीरे बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब गांव वाले इलाज के लिए चिकित्सक के पास गए तो चिकित्सक ने गांव वालों को बीमार होने का कारण खराब मांस को भोजन में प्रयोग करना बताया। गांव वाले अनुमान लगाने लगे कि वो तो बंटी की बिरयानी खाने के बाद से ही बीमार हैं और वो उसकी दुकान पर जाकर हंगामा करने लगे। इस सब के बाद गांव वालों ने बंटी की बिरयानी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। ये सब सुनकर बंटी बहुत हैरान था और उसने इस सब के लिए गांव वालों से माफी मांगी। परंतु बंटी अपने हाथों से बनी बिरयानी के ऐसे किस्से सुनकर बहुत परेशान था। उसने इस विषय में टीटू से बात की, परंतु टीटू बहुत डरा और घबराया हुआ था, क्योंकि ये सब उसके लालच के कारण ही हुआ था। टीटू के व्यवहार को देखकर बंटी को उस पर संदेह हुआ। बंटी ने उस समय तो टीटू से ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर बंटी ने ये पता लगाया कि टीटू आखिर मुर्गे कहाँ से खरीदता है। बंटी ने मुर्गों के व्यापारियों से टीटू के मांस खरीदने के विषय में बात की। उनमें से एक व्यापारी ने बंटी को सब सच सच बता दिया कि टीटू उससे ही बीमार और बूढ़े मुर्गे खरीदता था। मैंने तो टीटू को कई बार ऐसा ना करने की सलाह दी थी, परंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी। बंटी को ये जानकर बहुत बुरा लगा और उसे टीटू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। तब उसने टीटू के साथ काम न करने का फैसला किया। टीटू, तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? हमारा व्यापार अच्छा भला चल रहा था, परंतु तुम्हारे लालच ने सब खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। टीटू ये सुनकर बहुत उदास हो गया और वो अपने किए पर पछताने लगा और बंटी से हाथ जोड़कर अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगा। बंटी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक मौका और देकर देखो। टीटू को अपने किए पर शर्मिंदा देख बंटी ने उसे माफ कर दिया और वो दोनों फिर से एक साथ बिरयानी का व्यापार करने लगे। धीरे धीरे बंटी अपने व्यापार में पहले के जैसे तरक्की पाने लगा था। कहानी का नैतिक: मनुष्य को जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। अंडा करी। एक गांव में नितिन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो दिखने में काफी मासूम और भोला भाला था। नितिन अपने माता पिता के साथ एक कच्चे घर में रहता था। एक दिन नितिन ने अपने माता पिता से कहा, माँ जी, पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरे हुए 2 साल हो गए हैं और गांव में एक भी नौकरी नहीं है। कब तक मैं ऐसे ही यहाँ बैठा रहूंगा? मैंने सोचा है कि मैं शहर में जाकर नौकरी की तलाश करूं। शायद वहां मुझे कोई काम मिल जाए। नितिन की बातें सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए।
आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पिताजी, आपको भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप दोनों को सुख से रख सकूंगा। नितिन के कहने पर उसके पिताजी ने हामी भर दी। अगले दिन नितिन ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और अपना सूटकेस उठाकर शहर के लिए निकल पड़ा। उसके माता पिता खड़े होकर उसे जाता हुआ देखने लगे। अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर जाता देख उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। नितिन अब शहर पहुंच चुका था और नौकरी की तलाश करने लगा। वो रोज कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए जाता, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। कहीं उससे पैसे मांगे जाते तो कहीं उसे झाड़ू पोंछा लगाने की नौकरी के लिए कहते। इतने धक्के खाने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन नितिन बाहर बेंच पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी वहां एक महिला आई और बेंच पर बैठ गई। नितिन को उदास देखकर वो बोली, काफी उदास लग रहे हो। हाँ। क्यों? क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में गांव से शहर आया था। सोचा था कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन यहाँ तो कोई ढंग की नौकरी ही नहीं है। अब तो लगता है वापस गांव ही जाना पड़ेगा। ओह। महिला अपने बैग में कुछ ढूंढती है। अरे नहीं, मैं तो अपना टिफिन लाना भूल गई। लो, मेरा खाना खा लो, अंडा करी है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। नितिन के कहने पर महिला मुस्कुराते हुए अंडा करी खाती है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। तुम एक होटल क्यों नहीं खोल लेते? कमाल का खाना बनाते हो। नितिन सोचता है कि क्या ये सही रहेगा। नितिन के पास थोड़े ही पैसे बचे थे। क्यों ना इन पैसों से मैं अंडा करी की एक छोटी सी दुकान लगाकर देखूं। अगले दिन नितिन ने अंडा करी का एक छोटा सा स्टॉल लगाया। अंडा करी का स्टॉल देखकर काफी लोग आने लगे। अरे वाह, कमाल का अंडा करी है। हाँ हाँ, गजब का टेस्ट है, मजा आ गया भाई खाने में। लोगों की बातें सुनकर नितिन को लगने लगा कि शायद उसे अब यही काम करना चाहिए। अगले दिन उसने और लगन के साथ अंडा करी बनाई। देखते ही देखते उसकी दुकान खूब चल पड़ी। लोग उसकी अंडा करी को लाइन लगाकर खाने लगे। बहुत बढ़िया है, हाँ स्वादिष्ट है, जादू है इसके हाथों में तो। एक दिन नितिन की स्टॉल पर वही महिला आई जिसने नितिन को ये आइडिया दिया था। अरे तुम आओ आओ, तुम्हारा आइडिया कमाल का था। देखो मेरी दुकान कितनी चल पड़ी है। लोगों को मेरा अंडा करी बहुत अच्छा लगता है। अरे मैं भी कैसा हूँ, बातों बातों में तुम्हें अंडा करी खिलाना ही भूल गया। रुको, अभी लाया। नितिन उसके लिए प्लेट में अंडा करी लाता है। तुम्हें तो अब एक बड़ा सा होटल खोल लेना चाहिए। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए हैं। मैं दूंगी तुम्हें पैसे, हम पार्टनरशिप में करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। महिला ने एक बड़ा सा होटल बनवाया। अब दोनों साथ में मिलकर होटल को चलाने लगे। कुछ दिनों में उनका होटल भी खूब चल निकला। उनके अंडा करी के लिए लोग काफी दूर दूर से आने लगे। नितिन ने अपने गांव के कच्चे घर की जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा पक्का मकान बनवाया। अपने माता पिता के लिए उसने नौकर चाकर भी रखे। आगे चलकर नितिन ने उस महिला से शादी कर ली। उसका नाम सुमन था। अगर मुझे कहीं पर नौकरी मिल जाती तो क्या होता, जो भी हुआ भला ही हुआ। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर नौकरी ही मिले। हर किसी के अंदर एक कलाकार छुपा होता है जिसको बस पहचानने की जरूरत है। अगर सभी नौकरी करेंगे तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? नितिन ये सोचकर मन ही मन बहुत खुश था। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम मोहन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक सुंदर सी लड़की थी। मोहन बहुत अच्छे और संतोषी स्वभाव का किसान था। खेती करना उसका जुनून था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी
उसका जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो पाता था। मोहन की पत्नी का नाम सुशीला था। वो मोहन के विपरीत बहुत गुस्से वाली थी। वो हमेशा मोहन को ताने देती रहती थी। तुम सारी जिंदगी खेती ही करना, खेती से कुछ आमदनी तो होती नहीं है, बहुत मुश्किल से अपनी गुजर बसर चल रही है। शहर चले जाओ, वहीं पर कुछ काम देख लो, लड़की की शादी भी करनी है। अरे भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। इस बार खेती बहुत अच्छी होगी, हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार मोहन और उसके परिवार की जिंदगी आर्थिक परेशानियों में कट रही थी। कुछ समय बाद उस गांव में सूखा पड़ गया। बिना पानी के मोहन और उसके गांव के लोगों के खेत सूख गए। काम की तलाश में लोग शहर भागने लगे। तुम तो कुएं के मेंढक की तरह कुएं में ही रहना। अरे तुम शहर जाते क्यों नहीं? वहाँ पर जाकर कुछ काम धंधा कर लो। गांव के आधे से ज्यादा लोग काम की तलाश में शहर चले गए हैं। भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे धन कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन मोहन शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसकी बीवी ने उसके रास्ते में खाने के लिए एक पोटली में गुड़ चने बांध दिए थे। गांव से शहर के रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। कुछ समय बाद दोपहर हो जाती है। तब मोहन जंगल के बीच से गुजर रहा था। मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी है। किसी पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ चने खाने लगता है। मोहन जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है वो वास्तव में एक चमत्कारी पेड़ था। तभी एक आवाज आती है, हे पथिक, मुझे भी गुड़ चने खिलाओ ना। मोहन चारों तरफ देखता है, उसको कोई भी नजर नहीं आता। वो घबरा जाता है। कौन हो भाई? सामने आओ। भाई, तुम डरो मत। तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। मैं एक जादुई पेड़ हूं। मुझे तुम्हारे गुड़ चने खाने हैं। इनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पेड़ भाई, तुम्हारा मुंह कहाँ है? मैं तुम्हें गुड़ चने कैसे खिलाऊं? तुम ऊपर देखो, तुम्हें मेरा मुंह नजर आएगा। तुम मेरे मुंह में गुड़ चने डाल दो। लो भाई, तुम गुड़ चने खा लो। मोहन ने सारे गुड़ चने पेड़ को खिला दिए। तुमने सारे गुड़ चने तो मुझे खिला दिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं पेड़ भाई, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। चमत्कारी पेड़ अपने जादू से एक भोजन की थाली मंगवाता है। उसमें काफी तरह के व्यंजन होते हैं। पेड़ भाई, जब तुम खुद इतना अच्छा खाना मंगवा सकते हो तो तुमने मेरे गुड़ चने क्यों खाए? मैं अपनी किसी भी जादुई चीज का उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे लोगों को करवा सकता हूं। पेड़ भाई, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, तुम इस जंगल के रास्ते कहां जा रहे हो? गांव में सूखा पड़ गया है, खेती सूख गई है। काम की तलाश में शहर जा रहा हूं। देखो मित्र, अब तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चमत्कारी जल और चमत्कारी बीज देता हूं। ये जल होदी में डाल देना। होदी पानी से लबालब भर जाएगी और कभी खाली नहीं होगी। और इन बीजों का उपयोग अपनी खेती में करना। तुम मेरे जादू और अपनी मेहनत से धनवान हो जाओगे। पेड़ भाई, तुम्हारी अति कृपा। मित्र, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम अपने जादू से मुझे सोना चांदी भी तो दे सकते हो, फिर इतना झाम क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है मित्र। सोना चांदी पाकर तुम आलसी और कर्महीन हो जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरे मित्र में कोई कमी आए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जादू और अपनी मेहनत से धनवान बनो। मोहन जादुई जल और बीज लेकर गांव वापस लौट जाता है। जल को होदी में डाल देता है। होदी जल से लबालब भर जाती है और वो
उन जादुई बीजों से खेती करता है। बहुत जल्दी ही अपनी मेहनत और पेड़ के द्वारा दी हुई चमत्कारी चीजों से मोहन धनवान बन जाता है। एक दिन पेड़ को धन्यवाद देने के लिए वो जंगल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुम्हारी कृपा से मैं धनवान बन गया हूँ। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? ये सब कर्मों का फल होता है। तुम्हारे कर्म अच्छे थे तो तुम धनवान बन गए। मेरे कर्म खराब थे, मैं एक पेड़ बन गया। मित्र, कुछ समझ नहीं आया, पूरी बात बताओ। मित्र, तुमसे क्या छिपाना। वास्तव में मैं एक बहुत सुंदर नवयुवक हूं। मेरा नाम भारत है। कई साल पहले एक ऋषि के श्राप के कारण मैं जादुई पेड़ बन गया। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी। मैंने शरारतवश उनसे कह दिया, आप तो एक ऋषि हो, आपको तो चमत्कार आते होंगे, आप चमत्कार से अपने लिए खाना मंगा लो। ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप से मुझे चमत्कारी पेड़ बना दिया और कहा, जिस दिन कोई भला इंसान गंगा जल और कुएं का पानी मिलाकर तुम्हारे ऊपर डालेगा, तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगे। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ये काम करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ले आऊंगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारी अति कृपा होगी। फिर मोहन घर आकर गंगा जल और कुएं का पानी लेता है और दोनों को मिलाकर जादुई पेड़ पर छिड़क देता है। जल छिड़कने के बाद पेड़ एक सुंदर नवयुवक में बदल जाता है। मोहन उस युवक को लेकर गांव आ जाता है। कुछ समय बाद उस युवक की सहमति से अपनी लड़की की शादी उससे कर देता है। इस प्रकार किसान का जीवन मंगलमय हो जाता है।